मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पड़ोस की मिथिला की बहू ने तो इतना सारा सामान लाया है दहेज में, और तूने क्या लाया? तेरे तो दो दो भाई हैं, इतना कमाते हैं। तेरी शादी को तो अब पूरे 3 साल पूरे होने आए हैं, लेकिन तुझे तो तेरे मायके वालों ने बस एक छोटी सी गाड़ी और कुछ पैसे थमा दिए। क्या मतलब? अब कहना क्या चाहती है माँ जी? अरे कहने का मतलब ये है कि तूने इतनी आसानी से अपने हक को कैसे छोड़ दिया कालिंदी बहू? अरे तुम्हारा भी भविष्य है, तुम्हारा भी एक छोटा बच्चा है। माना कि ससुराल का, पति का, सबका कर्तव्य होता है, लेकिन मायके का भी तो कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं है? तेरे मायके वाले तो हर दिन दिवाली मनाते हैं। अरे तो तू क्यों ना मनाए? लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? लगता तो मुझे भी है कि अद्वैत भाई और विक्रम भाई दोनों मेरे लिए कुछ करें, लेकिन अब उनकी भी तो गृहस्थी है, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं। ऐसे में उनकी बाकी जिम्मेदारियों से पहले तो उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने तो बड़ी ही चालाकी से तुम्हें ब्याह कर तुम्हारा पत्ता कट कर दिया। अरे कालिंदी बहू, अपने हक के लिए लड़ो। कालिंदी इंदु के बहकाने से भड़क जाती है और कहती है, तो अब मैं क्या करूँ माँ जी, जिससे कि मुझे भी मेरे हिस्से का हक और सब कुछ मिल जाए। तुझे बस वहाँ जाना है और किसी कारणवश रहना है, और बाकी का क्या कैसे करना है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तुझे बस अपने एक ही मकसद को ध्यान में रखना होगा, और वो है तेरा हक। कालिंदी अपनी सास इंदु के बहकावे में आकर सूटकेस भरकर मायके चली जाती है। कालिंदी के मायके में बड़ा भाई अद्वैत, उसकी बीवी त्रिशा, उनका छोटा बेटा कान्हा और दूसरा भाई विक्रम, उसकी बीवी पूनम और उन दोनों का छोटा बेटा दक्ष, माँ कविता, पापा इंद्रजीत होते हैं। अब अचानक से कालिंदी को मायके में आए देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे कालिंदी बेटा, तुम यहाँ पर यूँ अचानक से ये सूटकेस लेकर कैसे? बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ पर? कहीं कोई झगड़ा या? नहीं मम्मी पापा, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। मिहिर जी गए हैं अपने लाडले बेटे कृष के साथ फादर सन ट्रिप पर, जिसमें से पापा और बेटे ही जाते हैं। उनके स्कूल ने अरेंज की है शायद ये ट्रिप। हर माँ जी और पापा जी गए हैं वैष्णो देवी जम्मू में। मैं तो लास्ट मंथ ही जाकर आई थी वहाँ, इसलिए नहीं गई। और वैसे भी ना ओल्ड एज लोगों का ही ग्रुप था पूरा, तो मैंने सोचा अकेले रहने से अच्छा है कि मैं यहीं आकर कुछ दिन रह लेती हूँ। ओह चल, अच्छी बात है। उतना ही हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिता लेंगे। हाँ, बच्चे भी अपनी बुआ के साथ काफी सारा टाइम बिता लेंगे। यस पापा, लेकिन कान्हा और मैं कृष को मिस कर रहे हैं। अब कालिंदी मायके में रहने लगती है और इंदु से बात करती रहती। इंदु उसे सब सिखाती कि कैसे क्या करना है। हेलो माँ जी, चलिए बताइए अब कैसे क्या करना है। देख कालिंदी बहू, ये बात तो तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि वो लोग अभी शादी के इतने टाइम बाद तुझे इतनी आसानी से कुछ देने वाले तो है नहीं। हाँ ना माँ जी, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपना हक छीनना ही है, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी पापड़ बेलने पड़े या कोई भी बड़ा काम करना पड़े। ठीक है, तो फिर तुझे अपने मायके का बंटवारा करना होगा। बंटवारा? लेकिन बंटवारा क्यों माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे अकल की अंधी, बंटवारा हमेशा 2 लोग मिलकर करते हैं, और ऐसे में तीसरा उसमें हाथ साफ कर जाता है। तुझे भी यही पैतरा अपनाना है। तुझे अपने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना है, और फिर वो जब तेरे मायके का बंटवारा करेंगे तो तू चालाकी से सब कुछ हड़प लेना, है ना? सिंपल। वाह, क्या कमाल की मास्टरमाइंड हो सासू माँ आप। इंदु कालिंदी को फ़ोन पर सारी प्लॉटिंग बता देती है, और कालिंदी उसी तरह से अपने मायके में रहती है और चालें चलती हैं। उस रात जब अद्वैत और विक्रम दोनों अपने अपने जॉब से घर आते हैं तब माँ, पापा, पूनम, कालिंदी, दक्ष बेटा, अद्वैत, त्रिशा भाभी, कानुड़ा, मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुका हूँ। ये लीजिए मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। वाह विक्रम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रम, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू मेरे भाई।
विक्रम सभी को मिठाई खिलाता है और कविता और इंद्रजीत के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। आज रात को मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है, बस वो बन जाए सही से और अप्रूव हो जाए, फिर तो नेक्स्ट मंथ मुझे विदेश से भी नौकरी का ऑफर आ जाएगा और मैं दुगनी तरक्की कर पाऊंगा। कालिंदी मन में खुद से कहती है, यही सही समय है कालिंदी, मौके पे चौका मार ले। मुझे ना चाहते हुए भी अद्वैत भाई और विक्रम भाई दोनों की लड़ाई करवानी ही होगी। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना ही होगा। अरे कालिंदी, किन ख्यालों में खो गई? मिठाई तो पूरी खा लो, तुम्हारी फेवरेट काजू कतली जो है। अब हाँ त्रिशा भाभी। विक्रम रात को 3 बजे तक जागकर कड़ी मेहनत से लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइल बनाता है और ये सब कालिंदी उसके कमरे की खिड़की के बाहर से देख रही होती है। विक्रम अपना काम खत्म करके सो जाता है और फिर कालिंदी उस लैपटॉप को चुपके से चुराकर प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देती है और अद्वैत के कमरे में रख देती है। अगली सुबह अपना लैपटॉप ना मिलने पर विक्रम टेंशन में आ जाता है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा लैपटॉप। मुझे अच्छे से याद है, मैंने हर रोज़ की तरह ही अपने कमरे के डेस्क पर लैपटॉप रखा था और सो गया था। पूनम, तुमने ठीक से कमरे में चेक किया ना? हाँ विक्रम, मैंने कमरे का हर एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप तो कहीं नहीं मिला मुझे। कान्हा, दक्ष, बच्चों तुमने लैपटॉप देखा है क्या कहीं पे? नहीं दादी, नहीं दादी। पता नहीं अब क्या होगा। प्रमोशन के बाद का पहला दिन है, सारा डेटा लैपटॉप में ही स्टोर्ड है। अब मैं क्या करूँगा? विक्रम भाई, क्यों ना हम सब मिलकर सारे घर में हर एक कोने में ढूंढे, क्या पता शायद कहीं किसी ने रख दिया हो। हाँ विक्रम बेटा, कालिंदी बिल्कुल सही कह रही है। अब सभी विक्रम के लैपटॉप को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। अब जब विक्रम भाई को अद्वैत भाई के कमरे में अपना लैपटॉप मिलेगा, तभी विक्रम भाई को ऐसा लगेगा कि अद्वैत भाई को उनसे जलन हुई और उनकी तरक्की ना हो, इसलिए उन्होंने लैपटॉप को छुपा लिया और प्रेजेंटेशन को डिलीट कर दिया। सभी ढूंढ रहे होते हैं, तभी सामने से आकर अद्वैत विक्रम को लैपटॉप देता है और कहता है, क्या यार अद्वैत, कल रात को खुद ने मेरे रूम में अपना लैपटॉप छोड़ दिया। मुझे लगा तूने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए रखा है। तो सुन, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन क्रॉस चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। फाइल डिलीटेड थी लेकिन रिसाइकल बिन में स्टोर्ड थी, सो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने रिस्टोर कर दी तेरे लैपटॉप में। थैंक यू अद्वैत। शायद रात में नींद के कारण मैंने सेव करके गलती से डिलीट भी कर दिया होगा, लेकिन तूने आज फिर से मुझे एक और मुसीबत में गिरने से बचा लिया। अद्वैत और विक्रम दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। चल जा अब ऑफिस, मुझे भी निकलना है ऑफिस को। और सुन, ऑल द बेस्ट। अपनी चाल उल्टी पड़ने के कारण कालिंदी को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, दोनों भाइयों में लड़ाई होने की जगह यहाँ तो भरत मिलाप हो गया। अब क्या करूँ मैं? पहले टास्क में ही असफल रही मैं। अरे चिल बहू चिल, इतना मत घबरा और हार मत मान। सुन, अभी तो तू बस वहाँ पर सबकी नज़रों में अच्छी बनी रह। अरे चमचागिरी कर, मैं तुझे वक्त के साथ सब बताऊंगी। पहली बार था इसलिए समझ में आता है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और कोई गड़बड़ ना करना। हाँ माँ जी, पक्का। जा अब अपने दोनों भाइयों के पसंद का या अपने सभी मायके वालों का पसंद का कुछ बना, उनकी थोड़ी सी सेवा कर, ताकि कोई कांड हो आगे तो तुझ पे शक ना हो। ठीक है माँ जी। कालिंदी फौरन रसोई में जाकर पूरियाँ तलती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और मिठाइयाँ भी बनाती है और सभी उसके खाने की तारीफ भी करते हैं। वाह कालिंदी, वाह क्या स्वादिष्ट खाना बनाना सीख गई हो यार। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय सिस्टर। थैंक यू अद्वैत भाई। ये लो ना और सब्जी लो। पूनम भाभी, त्रिशा भाभी, बच्चों, माँ पापा और पूरी लो ना, खीर लो। विक्रम भाई, पूरी खीर फिनिश करनी है। खाने के बाद सबके लिए मैंने अपने हाथों से आइसक्रीम भी बनाई है। कालिंदी अपने मायके में अच्छी बनने के लिए ये सब करने लगती है। वहीं इंदु के दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही होती है। मेरी प्यारी कालिंदी बहू, बेचारी को लगता है कि उसके मायके के बंटवारे से वो खुद मौज करेगी।
लेकिन असलियत में तो मैं उन सारे पैसों को कालिंदी से हड़प लूंगी। तेरे मायके का बंटवारा मेरे लिए फायदेमंद होगा। माँ जी, जल्दी से बताइए ना क्या करूं और क्या नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपना हिस्सा लेके यहाँ से रफू चक्कर होना है। 2 दिन बाद कान्हा का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। कालिंदी बहू, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। तुझे अब अपने दोनों भाइयों के बच्चों को टारगेट पर रखना है और उनके नाम पे लड़वाना है, समझ गई? ओके ठीक है। आधी ही रेसिपी बताओगी क्या? पूरी रेसिपी बता दो ना। कैसे लड़ाऊं और कैसे टारगेट कराऊं? अरे समधी और समधन जी कान्हा को कुछ ना कुछ तोहफा तो देंगे ही, और उसके बाद और इस तरह इंदु कालिंदी को अच्छे से पट्टी पढ़ाती है। कान्हा के जन्मदिन के अवसर पर कविता और इंद्रजीत अपने गांव की ज़मीन को कान्हा के नाम पर करने का फैसला लेते हैं। तभी कालिंदी विक्रम के पास जाकर कहती है, विक्रम भाई, ये लीजिए आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। अरे थैंक यू कालिंदी, आओ बैठो ना। विक्रम भाई, आपको पता है कान्हा के जन्मदिन पर माँ और पापा गांव की ज़मीन को उसके नाम पर करने वाले हैं। यानी कि कान्हा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, वो ज़मीन अद्वैत भाई के नाम पर होगी और फिर कान्हा के नाम। मुझे ये बात ना थोड़ी सी सही नहीं लगी। मतलब आप अद्वैत भाई से बड़े हो और दक्ष भी कान्हा से बड़ा है, तो ज़्यादा हक आपका और दक्ष का होना चाहिए ना कि कान्हा का और अद्वैत भाई का। विक्रम कालिंदी की बातों में आकर भड़क जाता है। हाँ कालिंदी, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। दक्ष के जन्मदिन पर तो माँ बाप बस तोहफे देते हैं, और कानुड़ा को इतना बड़ा तोहफा। देख लीजिए अब कानोड़ा की कितनी तरफदारी की जा रही है और कितना प्यार बरसाया जा रहा है। विक्रम को अद्वैत और अद्वैत के बेटे कान्हा के प्रति थोड़ी सी जलन महसूस होती है। कान्हा के लिए इंद्रजीत नए कपड़े लाता है। तभी उसी दिन विक्रम भी अनाथ आश्रम के बच्चों को पुराने कपड़े भेज रहा होता है और उसमें कालिंदी कान्हा के लिए नए कपड़े भी डाल देती है। अब कान्हा के नए कपड़ों को विक्रम भाई जब अनाथ आश्रम में भेजने वाले पुराने कपड़ों की बॉक्स में डालेंगे, तभी घर में तमाशा होकर रहेगा। बस ये तमाशा बंटवारे का रूप ले ले। अद्वैत जब हॉल में आता है, तभी वो देखता है कि विक्रम ने अनाथ आश्रम में भेजने वाले पुराने कपड़ों के बॉक्स में कान्हा के भी कपड़े डाल दिए हैं। तभी कालिंदी उसके पास आकर बैठती है। क्या हुआ अद्वैत भाई, आप उस बॉक्स की तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? कालिंदी देखो ना, विक्रम ने अनाथ आश्रम को भेजने वाले बॉक्स में मेरे कान्हा के इतने महंगे वाले कपड़े जो पापा ने उसके लिए खरीदे हैं वो भी डाल दिए इस पुराने कपड़ों के बॉक्स में। गलती से तो ऐसा हो नहीं सकता। अब जब कान्हा के नाम पर गांव की ज़मीन हो रही है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आना, जलन होना तो लाजमी है ना। तो शायद उस गुस्से और जलन के कारण ही उन्होंने जानबूझकर कान्हा के कपड़ों को यूँ इस तरह इस बॉक्स में फेंक दिए होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो कालिंदी। आखिर मैं ठहरा छोटा और विक्रम बड़ा। इस तरह दोनों भाइयों को कालिंदी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। तभी दोनों भाई कविता और इंद्रजीत से जाकर बात करते हैं। माँ पापा, मुझे आपके कान्हा के नाम पर ज़मीन देने के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने एक बार भी मुझे ये सब नहीं बताया, और इसलिए तुमने कान्हा के कपड़ों को आश्रम भिजवाने की कोशिश की है ना विक्रम? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ विक्रम बेटा, अद्वैत बेटा, क्या हुआ है? तब विक्रम की बीवी पूनम और अद्वैत की बीवी त्रिशा आकर सारा मामला संभाल लेती है। अद्वैत, कान्हा के कपड़ों को गलती से मैंने ही विक्रम भाई ने पैक किए हुए आश्रम के कपड़ों के बॉक्स में डाल दिया था। हाँ, और देवर जी, विक्रम को तो उल्टा कानोड़ा के नाम ज़मीन होने की बात से खुशी हुई है। थोड़ा सा भड़क गए थे कि चुपके चुपके ये सब कुछ हुआ, फिर मैंने इन्हें समझा दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और वैसे भी हमारी तो कितनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं, हम थोड़ी ना अपने साथ सब कुछ ले जाने वाले हैं। सब कुछ तुम लोगों के नाम ही तो करेंगे ना। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कालिंदी देखती है कि त्रिशा और विक्रम आपस में बात कर रहे थे। ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला अद्वैत से? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। आपने कान्हा के कपड़े नहीं रखे होंगे उन पुराने कपड़ों के बॉक्स में।
पर इतनी छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनता, इससे पहले मैंने ही अद्वैत को चुप करा दिया, वो भी गुस्से में। आपके ही तो भाई हैं। कालिंदी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और इस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो इंदु को फ़ोन लगाती है। माँ जी, ये प्लान भी फेल हो गया। वो हुआ यूँ कि मेरी दोनों भाभियाँ। और फिर कालिंदी इंदु को सब बताती है, कैसे त्रिशा और पूनम ने आकर रायते को फैलाने से पहले ही समेट लिया। तभी ये सब सुनकर इंदु कहती है, अच्छा, तेरी इन अच्छाई की मूरत त्रिशा और पूनम भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर, अब तू त्रिशा और पूनम के बीच में लड़ाई लगा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का दे और इस बार आग में इतना घी डालना कि वो आग सारे रिश्तों को जला दे और मायके का बंटवारा होकर ही रहे। पूनम और त्रिशा दोनों भी खूबसूरत होती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर फोटोज़ और वीडियोस डालना बहुत पसंद भी होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कालिंदी अब कई सारे फेक ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाती है और उनसे त्रिशा की तारीफ़ और पूनम की बुराई करती है और अपने सोशल मीडिया पर इतने सारे अकाउंट से अपनी खूबसूरती पर बुरे कमेंट्स पढ़कर पूनम को बहुत बुरा लगता है। मेरी तो जम के ट्रोलिंग हो रही है, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? अरे माना कम गोरी हूँ, लेकिन नए नक्श से तो बहुत अच्छी ही हूँ। मेरी तो फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और तो और रोज़ाना मेरी खूबसूरती पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं। टेंशन ना लो पूनम, मैं तुम्हें एक क्रीम देती हूँ, वो लगाया करो, तुम्हारे चेहरे का रंग और भी ज़्यादा निखर जाएगा। थैंक यू त्रिशा। त्रिशा पूनम को अपनी फेस क्रीम देती है, जिसे कालिंदी एक अलग क्रीम से चुपके से बदल देती है और फिर पूनम उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं और तभी मैडम कालिंदी भड़काने के लिए हाजिर। हाय राम, पूनम भाभी, ये त्रिशा भाभी ने कौन सी क्रीम दे दी आपको? पहले तो अद्वैत भाई के बेटे कान्हा के नाम ज़मीन करके उन्होंने आपको और विक्रम भाई को जलाया और अब त्रिशा भाभी अपनी खूबसूरती से आपको जलाकर नीचा दिखाना चाहती है। बाप रे बाप। हाँ कालिंदी, एकदम सही कहा तुमने। आज तो उस त्रिशा की खैर नहीं। पूनम त्रिशा से झगड़ने जाती है। त्रिशा, तुमने ऐसा क्यों किया? जल कुकड़ी कहीं की, तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, इसलिए तुमने मुझे जानबूझकर गलत क्रीम पकड़ा दी है ना? पूनम, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने तुम्हें कोई गलत क्रीम नहीं दी है, सही क्रीम दी है। झगड़ा और बढ़े उससे पहले अद्वैत और विक्रम वहां पर आ जाते हैं। त्रिशा काम डाउन, कुछ गलत फहमी हुई है लगता है। ये देखो पूनम, तुमने जो क्रीम लगाई है वो एक मेल फेस क्रीम है, इसलिए केमिकल रिएक्शन हो गया है। ये 24 घंटे के बाद चला जाएगा। ओह अच्छा, सॉरी त्रिशा। पूनम त्रिशा के गले लगती है और फिर से कालिंदी का प्लान चौपट। सारे पैंतरे आजमा लिए, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और फिर अगली सुबह कालिंदी आखिरकार सामने से ही नाश्ता करते समय सबसे जायदाद के बारे में बात करती है। माँ, पापा, अद्वैत भाई, विक्रम भाई, अब हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो मैं सोच रही थी कि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे भी मेरा हिस्सा मिल जाता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे अभी हिस्सा मिल जाता तो मैं उसका इस्तेमाल कर पाती ना, ब्यूटी पार्लर खोलती। और फिर कालिंदी कह ही रही होती है कि तभी कविता का फ़ोन बजता है। वो होता है मिहिर का कॉल। अरे ये क्या, दामाद जी का फ़ोन? हाँ हाँ बोलिए दामाद जी। मम्मी जी, एक्चुअली क्रिश की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उसे आधी ट्रिप से सीधे घर लेकर आया हूँ। तो आप प्लीज़ अभी के अभी कालिंदी को भेज दीजिए ना यहाँ पर। हे भगवान, ठीक है, क्रिश लल्ला का ख्याल रखिएगा। कालिंदी बेटा, जा ससुराल चली जा, क्रिश की तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो लोग लौट आए हैं घर। तुम जो कह रही थी हम उस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन पापा वो। अरे कालिंदी जल्दी करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अपना सामान पैक करो फटाफट। और इस तरह कालिंदी अपने मायके का बंटवारा करने में
नाकामयाब होती है और उसके हिस्से की बात तो होती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती और वो खाली हाथ ही अपने ससुराल लौट आती है।